अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, तो आवाज़ आ रही है सब लोगों को? अच्छा जी, तो मेजर स्टेक होल्डर्स जो अवेलेबल है हमारे पास विद इन फार्मास्यूटिकल मार्केट एनवायरनमेंट, ये टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन से। तो ये बताएं कि हमारा जो टाइटल पेज है, इस पर जो पिक्चर लगी है, इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? टाइटल पेज के बैकग्राउंड में जो पिक्चर है, उससे आप क्या समझ आता है? शेयर्स, ओके, ठीक। और कोई बताए, दूसरा शेख? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें जो शो हो रहा है वो जैसे कि सब अपने शेयर्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अ, ठीक है, ठीक है,
ठीक है जी। तो स्टेक होल्डर, अगर स्टेक जो आप समझें कि स्टेक क्या चीज़ होती है, तो कॉमन लैंग्वेज में स्टेक एक जो वुडन पीस होता है, एक तरफ से पॉइंटेड होता है, जिससे कि हम ज़मीन में ऐसे गाड़ते हैं, एक ज़मीन में ऐसे गाड़ते हैं, और उस जो ज़मीन में गाड़ने से एक फेंस टाइप की जो है अपने घर के अराउंड या प्लॉट के अराउंड एक फेंस टाइप की बनाते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह के पॉइंटेड पीसेस, इस तरह के, ये कहलाता है स्टिक। ठीक है, लिंग्विस्टिक मीनिंग में ये है हमारे पास स्टिक। तो इस तरह की एक फेंस इन पीसेस की मदद से जो बनाई जाती है किसी लॉन के अराउंड में, पार्क के सराउंडिंग में, या घर के पास एक बाउंड्री बनाने के लिए, वो होता है स्टिक। तो इन चीज़ों को आपस में होल्ड करके रखने वाली स्टेक होल्डर। By definition, we mean a pharmaceutical company's stakeholder is any person or group of person with which the company has or wants to develop a relationship. स्टेक होल्डर फार्मास्यूटिकल कंपनी का वो पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसके साथ कंपनी के रिलेशनशिप है, या जिसके साथ कंपनी अपने रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती है। These parties have an interest or stake in the company's success. कंपनी की सक्सेस में इन पार्टीज का अपना अपना एक इंटरेस्ट है, अपना अपना एक स्टेक है। और बैकग्राउंड इमेज हमें यहाँ पर ये बताता है शेयर्स के अलावा कि हर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि कंपनी की सक्सेस में अपना अपना हिस्सा डाल सके, कंपनी की सक्सेस में अपनी एफर्ट्स जो है वो पुट करता है, और ये सारी एफर्ट्स मिलके फिर एक सक्सेस की जो है वो पिक्चर बनती है हमारे सामने उस कंपनी की। ठीक है जी। तो डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेक होल्डर हर वो पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसके साथ कंपनी के रिलेशनशिप्स है, या उनके साथ कंपनी अपने रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती है। इन अदर वर्ड्स, स्टेक होल्डर्स वो पार्टीज हैं जिनके इंटरेस्ट हैं कंपनी की सक्सेस में। कंपनी अगर सक्सेसफुल रहेगी तो इन पार्टीज की भी इंटरेस्ट जो है वो उनके फेवर में रहेंगे। ठीक है जी। मजीद अगर हम इसको इस तरह से समझें कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के दो स्टेक होल्डर्स को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है जी। देन एक्सटर्नल की हमारे पास फिर मजीद क्लासिफिकेशन है। इंटरनल में कंपनी के अपने जो एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनका कंपनी की सक्सेस में एक रोल होता है और कंपनी के सक्सेस में इंटरेस्ट होता है। कंपनी की सक्सेस से एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, और उनके अपने जो इनकम्स है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, रिवार्ड्स, इंसेंटिव्स, ये चीज़ें इंक्रीज होंगी। ठीक है। तो जो एम्प्लॉय अपनी कंपनी के साथ सिंसियर होगा, क्योंकि उसकी जो जॉब है, उसकी जो रोजी है उस कंपनी के साथ अटैच हुई हुई होती है, तो वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी की सक्सेस चाहता है और कंपनी की सक्सेस में अपनी एफर्ट्स पुट करता है। उस कंपनी की सक्सेस से उसके अपने इंटरेस्ट भी वाबस्ता होते हैं, in terms of job security, in terms of job value, in terms of salaries, rewards, incentives वगैरह। Right, then we have external stakeholders जो कि कंपनी का अपना हिस्सा नहीं होते, बाहर से कंपनी का अपना पार्ट नहीं होते, आउटसाइड द कंपनी उस कंपनी की सक्सेस में उनका इंटरेस्ट होता है।
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स का इंटरेस्ट कंपनी के सक्सेस में किस तरह से हो सकता है कि कंपनी की सक्सेस से एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको जो है वो मिलती रहेंगी, पेशेंट्स को मार्केट में अवेलेबल होते रहेंगे। एक कंपनी अगर सक्सेसफुल बिजनेस करती रहेगी, मार्केट में ग्रो करती रहेगी, तो वो न्यू प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लाती रहेगी और पेशेंट्स की जो नीड्स हैं उनको मीट करती रहेगी। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी, एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं ऑपरेट कर पाएगी, तो मार्केट में मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाएगी। पेशेंट्स की जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए फिर मार्केट में कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑप्शंस अवेलेबल करती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो इस तरह से हर वो पार्टी, हर वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसका के कंपनी की सक्सेस में इंटरेस्ट हो, उसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर। फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टेक होल्डर्स वो पर्सन, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिनके साथ कंपनी का रिलेशनशिप हो या कंपनी अपने रिलेशनशिप रखना चाहती हो, उनसे डेवलप करना चाहती हो, और वो पार्टीज जिनके इंटरेस्ट उस कंपनी की सक्सेस में शामिल हो। अच्छा जी, देन वी हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल में कंपनी के अपने एम्प्लॉयज हैं, राइट, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, R&D, मैनेजमेंट, लीगल। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल स्टेक होल्डर्स से ज़्यादा हमारे लिए मैटर करते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करेगी, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प आउट करेगी। जबकि जो इंटरनल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैनेज करना कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट का काम है। मार्केटिंग इटसेल्फ एक डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, जिसने के एक्सटर्नल जो हमारे हैं स्टेक होल्डर्स, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प आउट करना है। अच्छा जी, अब एक्सटर्नल में हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं जी। इनपुट देने वाले स्टेक होल्डर्स, मीडिएटर्स, मीडिएट करने वाले, और कंज्यूमर्स जो कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो अगर कंज्यूमर्स हमारे पास नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल कंपनी की सक्सेस किस तरह से होगी अगर उसकी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने वाला ही कोई नहीं है मार्केट में। ठीक है जी। अब एक्सटर्नल में मीडिएटर्स हम इसलिए कह रहे हैं प्रिस्क्राइबर्स को, ओपिनियन लीडर्स को। ओपिनियन लीडर्स क्या है, या हम आगे चल के देखते हैं, फार्मासिस्ट, नर्सिस, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये कंटेक्ट पॉइंट है बिटवीन फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड द फाइनल कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स होते हैं, ये डिसीजन लेंगे कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा। ठीक जी। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ये इसलिए हैं कि कोई कंपनी के अपने एम्प्लॉयज नहीं हैं। मीडिएटर्स ये इसलिए हैं कि ये हमारे फाइनल कंज्यूमर और कंपनी के दरमियान में एक कंटेक्ट जो है वो डेवलप करते हैं। ये एक चैनल डेवलप करते हैं जिसके थ्रू फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट्स एक्सटर्नल कंज्यूमर्स तक पहुंचती है, राइट। अच्छा, इनके इंटरेस्ट फार्मा कंपनी की सक्सेस में किस तरह से है कि ऑब्वियसली प्रिस्क्राइबर्स की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की नीड है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की नीड उनको है, जिसको यूटिलाइज करते हुए वो अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल कंज्यूमर्स को। इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हुए, इन्हीं प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हुए उनके जो अपने कस्टमर्स यानी कि जो पेशेंट्स हैं उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और प्रोडक्ट का बेनिफिट आगे ट्रांसफर करते हैं। तो कंपनी, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी सक्सेस पे ना हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ना हो, तो इनके लिए भी हमारे लिए भी, फार्मासिस्ट के लिए भी क्या काम रहेगा, हेल्थ केयर, दूसरे जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी क्या काम पर रहेगा। तो ये जो सिलसिला एक है जिसमें कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फार्मा इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हुए अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारी चेन एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी।
ठीक है जी। तो एक्सटर्नल मीडिएटर्स में हमारे पास प्रिस्क्राइबर्स, ओपिनियन लीडर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, साइकोलॉजिस्ट या हर वो एजेंसी या इंडिविजुअल जो कि कंपनी का अपना हिस्सा नहीं होगा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के तौर पर एज अ रोल प्ले करेगा मीडिएटर, एज अ contact point between company and external consumers यानी कि पेशेंट्स। अच्छा जी, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में पेशेंट की फैमिलीज, एक्टिविस्ट यानी कि सोशल एक्टिविस्ट जो कि कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल पब्लिक इन होल, मीडिया और किसी भी तरह का कंपटीशन जो कंपनी से है, गिवन फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जो कंपटीशन है वो सारे एक्सटर्नल की कैटेगरी में आ जाते हैं इन कंज्यूमर्स। राइट जी। देन एक्सटर्नल में इनपुट। अब रेगुलेटर्स जो हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, WHO है, FDA है, इंटरनेशनल रेगुलेटर्स और हमारे जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं, ये अपनी इनपुट देते हैं इस सारे प्रोसेस में। फार्मास्यूटिकल कंपनी से प्रोडक्ट बनने से लेकर और मेडिएटर्स से होते हुए कंज्यूमर्स तक पहुंचने तक, और फिर कंज्यूमर्स जिस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज करने के बाद उनमें क्या इम्पेक्ट उसका आएगा, क्या क्वालिटी, एफिकेसी, सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है जी, क्वालिटी प्रोसीजर्स किस तरह के होंगे, ये अपनी इनपुट देके और उस सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं रेगुलेटर्स। ठीक जी। देन पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली हर एक जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट कराने में इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, चीज़ें जो मेन हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस ही गवर्नमेंट बॉडीज में मौजूद होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं गवर्नमेंट लेवल पर, तो ये वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सक्सेस के लिए। ठीक है जी। देन रीइंबर्समेंट फंड्स यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, रीइंबर्समेंट इन केस ऑफ जो चीज़ लॉस हो जाए, अमाउंट लॉस हो जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसको रीइंबर्स करने वाली एजेंसीज। देन सप्लायर्स वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो कि एक पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, मैन्युफैक्चरर से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने तक के सारे प्रोसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर प्रोडक्ट सप्लाई ना हो सके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर और फाइनल कंज्यूमर के हाथों में जाने तक, तो क्या होगा, कंपनीज की प्रोडक्ट बनी रहेगी, कंज्यूमर तक पहुंचेगी नहीं, तो उससे क्या बेनिफिट है, कंज्यूमर का भी लॉस होगा और कंपनी का भी लॉस होगा। तो इस तरह से एक कंपनी का जो सप्लाई का प्रोसेस है उसको सप्लायर सक्सेसफुल बनाते हैं। जिन कंपनीज की प्रोडक्ट अवेलेबिलिटीज अच्छी होती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं एज कम्पेयर टू दोज कंपनीज जिनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल ही ना। तो ये अवेलेबिलिटीज जो मेक श्योर करते हैं वो सप्लायर्स मेक श्योर करते हैं। राइट जी। तो स्टेक होल्डर हमने समझ लिया कि हर वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल जिसका कि कंपनी की सक्सेस में एक इंटरेस्ट होता है। राइट जी। ये स्टेक होल्डर्स हमारे पास दो मेन कैटेगरीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेक होल्डर्स की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, वो हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के स्कोप में नहीं आता। वो एक इंटरनल इशू है जिसको कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में फिर तीन है हमारे पास, इनपुट देने वाले, मीडिएट करने वाले और फाइनल कंज्यूमर्स। ठीक है जी, बात क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। तो अब हम देखते हैं ये प्रिस्क्राइबर्स को। यहाँ पर जो हमारे पास एक्सटर्नल मीडिएटर्स हैं ये वाले, उसमें से हम देखते हैं प्रिस्क्राइबर्स को। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के
जो डायरेक्ट कस्टमर्स हैं वो प्रिस्क्राइबर्स हैं। राइट, ये हमने जब डिफरेंसेस देखे थे फार्मा मार्केट और कंज्यूमर मार्केट के, तो उसमें हमने देखा था कि जो फार्मा प्रोडक्ट का अल्टीमेट कंज्यूमर है वो असल में कस्टमर नहीं है व्हेन इट कम्स अबाउट प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, क्योंकि उस प्रोडक्ट के लिए डिसीजन पेशेंट नहीं लेगा बल्कि प्रिस्क्राइबर लेगा। इसलिए फार्मा कंपनी का डायरेक्ट जो कस्टमर है वो है प्रिस्क्राइबर। जो प्रिस्क्राइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात और भी ये है कि ये परस्यू करते हैं अपनी मेडिकल नॉलेज। एक प्रिस्क्राइबर के लिए ये नेसेसरी है कि वो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि सिंपल जो है वो एमबीबीएस करने के बाद अपनी क्लिनिक ओपन करके वो कहीं बैठ जाता है, तो कुछ अरसे के बाद जो उसकी नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज, वो अपडेटेड नहीं रहेगी। राइट, तो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स में तकरीबन जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में शामिल हैं प्रोफेशनल्स, उनके लिए अपनी नॉलेज को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना, कंटिन्यूसली नॉलेज हासिल करते रहना ज़रूरी होता है। तो ये जो अपनी मेडिकल नॉलेज को परस्यू करते हैं, इसमें आफ्टर दियर बेसिक डिग्रीज और अपने क्वालिफिकेशंस के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी से इंटरेस्ट होता है इस मेडिकल नॉलेज को अपडेट करने का और कंटिन्यूसली उसको प्रोवाइड करते रहने के लिए। इसके साथ साथ ये प्रिस्क्राइबर्स ये भी चाहते हैं कि उनका जो पेशेंट बेस है वो मेंटेन रहे। राइट, लेट्स से कि अगर एक प्रिस्क्राइबर डेली बेस में अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में 30 पेशेंट्स देखता है, तो उसकी जो ये प्रैक्टिस है 30 पेशेंट्स डेली देखने की, उसकी सक्सेस में उसकी अपनी स्किल्स, अपनी उसकी नॉलेज, अपनी उसकी प्रैक्टिसिंग एफिशिएंसी के साथ साथ जो थेराप्यूटिक रिजीम और थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स वो सेलेक्ट करता है कंपनीज की, वो भी उसमें एक सक्सेस के लिए रोल प्ले करती है। तो प्रेस्क्राइबर हमेशा अपनी कम से कम जो उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस है उसमें हमेशा यही चाहता है कि उसका पेशेंट बेस मेंटेन रहे। अगर कोई किसी किस्म का ऐसा इवेंट होता है कि फार्मा प्रोडक्ट की वजह से अगर कोई मिसहेप हो जाता है, तो ऑब्वियसली उस प्रेस्क्राइबर की अपनी रेपुटेशन भी डैमेज होती है, नॉट ओनली द फार्मा कंपनी। प्रेस्क्राइबर की अपनी रेपुटेशन भी डैमेज होती है, जिसका कि इम्पेक्ट जाएगा उसके पेशेंट बेस पे। अगर उसकी प्रैक्टिस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी तो वो 30 पेशेंट्स पर डे से उसका लॉस होकर 25 पेशेंट्स पर डे, 20 पर डे और भी कम होता रहेगा। तो ना सिर्फ ये कि प्रेस्क्राइबर ये चाहता है कि उसका पेशेंट बेस जितना वो मैनेज कर सकता है या जितना बड़ा पेशेंट बेस वो चाहता है वो मेंटेन रहे। ठीक जी, इस मेंटेनेंस में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उसको हेल्प आउट करते हैं। अच्छा जी, देन प्रिस्क्राइबर्स इसके साथ साथ कॉस्ट टू बेनिफिट लॉजिक भी फॉलो करते हैं। ना सिर्फ ये कि सिर्फ न्यू या लेटेस्ट प्रोडक्ट हो, बल्कि लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में क्या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट कॉस्ट कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, एक गिवन कॉस्ट के अगेंस्ट में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं प्रिस्क्राइबर को एज ए डायरेक्ट कस्टमर, जो कि वो ट्रांसफर करेगा दिन आगे अपने कस्टमर यानी कि पेशेंट्स, एंड इन अदर वर्ड्स द कंज्यूमर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, तो देन अब ये फिजिशियंस की जो एक प्रोफेशनल रैंकिंग है, ये एक हायरार्किकल सिस्टम जो है वो जनरेट करती है। तो डिफरेंट जो रैंकिंग है फिजिशियंस की, ये उनकी वर्क सेटिंग्स को, किस तरह के पेशेंट्स अपनी डेली प्रैक्टिस में वो देख रहे होते हैं और किस तरह की थेराप्यूटिक क्लासेस वो सेलेक्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ये चीज़ें उनकी जो रैंकिंग है, उनकी जो करंट पोजीशन है उस पर अफेक्ट कर रही होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के लिए क्यों ज़रूरी है ये डिटरमाइन करना, ये देखना कि प्रिस्क्राइबर अभी अपने उसकी रैंकिंग जो है वो किस रैंक पे प्रैक्टिस करता है, ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि प्रिस्क्राइबर हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, देन दे ऑलवेज वांट टू परस्यू देयर मेडिकल नॉलेज एंड दे आर आल्सो इंटरेस्टेड टू मेंटेन देयर पेशेंट बेस, and additionally they also
try to find out the cost to benefit logic when they are prescribing a given product to their patients. प्रोफेशनल रैंकिंग उनकी वर्क सेटिंग्स को, उन किस तरह के टाइप्स ऑफ पेशेंट्स वो देख रहे होते हैं, मैनेज करते हैं, और उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कौन सी थेराप्यूटिक क्लासेस वो सेलेक्ट करते हैं, इनका इम्पेक्ट डिफरेंट हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग। तो एक जनरल व्यू में अगर हम देखें तो एकेडमिक जो फिजिशियन होगा, एकेडमिक प्रिस्क्राइबर होगा, उसकी जो पोस्ट स्टार्ट होती हैं वो लेक्चरर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर। तो ये जूनियर से सीनियर की साइड पे जिस तरह से पोजीशन मूव हो रही होती है। और अगर हम हेल्थ सिस्टम में, प्रैक्टिसिंग हेल्थ सिस्टम में देखें तो एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग या रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से देन वो मूव करता है फिजिशियन, कंसल्टेंट, रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार एंड देन फाइनली क्लिनिक डायरेक्टर। कंट्री टू कंट्री ये चीज़ें जो है वो वेरी भी कर रही होती हैं। यहाँ पर फर्दर वो फिजिशियन होगा, अब डिपेंड, या आरएमओ होगा, डिपेंड करता है कि वो कौन से स्पेशलिटी में काम कर रहा है। जनरल मेडिसिन में, आईसीयू में, पीड्स, गायनी, ईएनटी, एंडोक्राइनोलॉजी, सर्जरी, ठीक है, और किस तरह की सर्जिकल डिपार्टमेंट में। लेकिन एक जनरल इस तरह से रैंकिंग उसकी सीनियरिटी की बेसिस पे चलती है प्रिस्क्राइबर की। ऑलराइट जी, अब ये जो यंगर या मोर जूनियर फिजिशियंस हैं, दे ऑलवेज लुक अप टू देयर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर कोलीग्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। जो यंगर या अर्ली कैरियर के जो फिजिशियंस होते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस्ड और जो सीनियर कोलीग्स होते हैं उनकी तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए, उनको एज अ आइडियल लेके चल रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस में। जिस तरह से अगर एक अर्ली कैरियर फार्मासिस्ट भी होगा तो वो ऑब्वियसली फील्ड के हिसाब से फुली इस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, तो अपनी फार्मेसी की प्रैक्टिस में, अगर हम कम्युनिटी हॉस्पिटल या क्लिनिकल की बात करें तो अपनी उस क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो अपने सीनियर से एक चीज तो जो पढ़ के वो आया है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अच्छा जी, लाइट चली गई, किसकी लाइट चली गई? अच्छा ठीक है जी, वाह, कोई बात नहीं। तो वो फार्मासिस्ट जो अर्ली कैरियर फार्मासिस्ट होता है वो भी अपने सीनियर्स की तरफ देखता है, सीनियर्स से गाइडेंस लेता है प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह से जो प्रिस्क्राइबर्स हैं वो अपने सीनियर्स से गाइडलाइंस ले रहे होते हैं पेशेंट मैनेज करने के लिए। अब ये जो हमारा पॉइंट है कि यंगर फिजिशियंस जो है या अर्ली कैरियर फिजिशियंस, जूनियर फिजिशियंस अपने सीनियर्स से एडवाइसेस लेते हैं और उनके एक्सपीरियंस को अपने लिए एक गाइड के तौर पर यूटिलाइज करते हैं। इस वजह से हमारे पास एक पायरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है मार्केट में। पायरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस में जो सबसे टॉप पर प्रिस्क्राइबर्स होते हैं, दे आर ऑफ ओपिनियन लीडर्स। अच्छा जी, तो ओपिनियन लीडर्स जो कि एकेडमिक्स में या प्रोफेसर्स होते हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स में, दैट्स व्हाई वी से देम एकेडमिक प्रिस्क्राइबर। एकेडमिक्स में काम कर रहे होते हैं, ये ओपिनियन लीडर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के, एंड यूजुअली दे आर ऑफ अ पोस्ट हैविंग प्रोफेसर्स। ओपिनियन लीडर्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं कि इनका जो ओपिनियन है वो मार्केट में लीड करता है अपने जूनियर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। उनकी जो एडवाइस होती है, उनका जो ओपिनियन होता है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज को मैनेज करने के लिए एक बेस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट? अगर एक सर्जरी का जो है वो ऑप्शन हो, तो कई ऑप्शंस हो, तो एक गिवन सर्जरी को मैनेज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ये जो बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट
ओपिनियन जो आएगा वो आएगा ओपिनियन लीडर्स से, जिसको कि जूनियर्स उसको फॉलो करेंगे, राइट। एक और एग्जांपल इस तरह की है कि जब एमबीबीएस करके लोग अपने क्लिनिकल राउंड्स स्टार्ट करते हैं, जब प्रैक्टिस सीखना स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रैक्टिस के दौरान वो चीज़ें अप्लाई करते हैं, वो थेराप्यूटिक रेजीम्स अप्लाई करते हैं जो कि उन्हें उनके प्रोफेसर्स, उनके टीचर्स बताते हैं, ठीक है जी। और ये प्रैक्टिस जब वो अर्ली कैरियर मेडिकल प्रैक्टिशनर लेकर चलता है, तो अपने करियर में बहुत आगे तक जाने के बाद भी वो उन्हीं एडवाइसेस और उन्हीं ओपिनियंस को अपनी प्रैक्टिस में शामिल रखता है जो उसको उसके टीचर्स, उसके प्रोफेसर्स ने सिखाए होते हैं, दिए होते हैं, राइट जी। तो पायरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि जो नॉलेज और इन्फ्लुएंस है, जो नॉलेज और इन्फ्लुएंस है मेडिकल का, वो इस तरह से ऊपर से डाउन की तरफ ऐसे मूव करता है, नॉलेज भी और इन्फ्लुएंस भी। ओपिनियन लीडर सबसे टॉप पे और सबसे कम में, सबसे बेस पे और सबसे नीचे जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, सबसे ज़्यादा जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, और टॉप पे ओपिनियन लीडर्स हैं। ओपिनियन लीडर्स के बाद जो है वो हॉस्पिटल या क्लिनिक डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में फर्स्ट चॉइस पे कौन सी मेडिकेशन रखी जाएगी किसी गिवन डिजीज के लिए, उसका डिसीजन हॉस्पिटल या क्लिनिकल डायरेक्टर्स लेते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर्स वो प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास की एक वैरायटी ऑफ डिजीजेस वो देख रहे होते हैं अपनी जनरल प्रैक्टिस में, किसी एक गिवन स्पेसिफिक डिजीज पे काम नहीं कर रहे होते हैं। यूजुअली जो माइनर एलिमेंट्स हैं, और अगर कोई सीरियस या ऐसी कोई एलिमेंट के साथ पेशेंट रिपोर्ट होता है जिसको कि स्पेशल कंसल्टेशंस चाहिए, तो जनरल प्रैक्टिशनर उसको रिकमेंड करता है स्पेशलिस्ट की तरफ, ठीक है जी, स्पेशलिस्ट की तरफ करता है। और जनरल प्रैक्टिशनर पे जब उन पेशेंट्स को स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर करता है, तो वो उस स्पेशलिस्ट से असल में सीख भी रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जब वो पेशेंट स्पेशलिस्ट से ट्रीट होकर वापस जनरल प्रैक्टिशनर के पास आएगा, तो जनरल प्रैक्टिशनर उस प्रिस्क्रिप्शन को देखेगा, मेडिकल रिकॉर्ड को देखेगा कि उस स्पेशलिस्ट ने इस इंडिविजुअल पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया है, किस थेराप्यूटिक रेजिम से ट्रीट किया है। स्पेशलिस्ट से होते हुए जो पेशेंट्स जनरल प्रैक्टिशनर्स की तरफ जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस गाइड के तौर पर काम कर रही होती हैं कि गिवन इंडिकेशन में स्पेशलिस्ट जो है वो किस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, क्या उनका प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न चल रहा है। तो प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न जो स्पेशलिस्ट का होता है वो इन्फ्लुएंस करता है जनरल प्रैक्टिशनर्स को। अच्छा जी, देन ओपिनियन लीडर्स की बात हमने कर ली, स्पेशलिस्ट जनरल प्रैक्टिशनर्स की बात कर ली। तो ओपिनियन लीडर्स, अब ये बात जो हमने देखी है कि इसमें नॉलेज और इन्फ्लुएंस जो है वो इसी तरह से फ्लो करता है, टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। अब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जब हम एक नई प्रोडक्ट लेकर आए हैं मार्केट में, तो हमें उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन जो है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कराना है। अगर हम इसी डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो ये बहुत आसानी से फ्लो होगा, बहुत आसानी से फ्लो होगा। अगर हम अपोजिट में जाएंगे तो ये ट्रेजेक्टरी क्लियर करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ये ऑलमोस्ट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉसिबल ही होता है। जनरल प्रैक्टिशनर उमूमी तौर पर हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्टली अडाप्ट नहीं करेगा जब तक कि वो अपने सीनियर्स को वो प्रोडक्ट यूज करते हुए ना देखें। जो रैंकिंग में उससे सीनियर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट फॉलो करते हुए ना देखें, राइट जी। इसको हम एक इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की क्लास है, उसमें मैं आपका टीचर हूँ एज एन ओपिनियन लीडर, राइट जी। अब आपके पास एक पब्लिशर का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आता है, पब्लिशर का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आता है, और वो आपको एक जो है वो बुक इंट्रोड्यूस कराता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की। वो आपसे कहता है कि जी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की ये बुक हमने रिसेंटली जो है वो पब्लिश की है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, इसमें ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं, इसमें पास्ट पेपर्स भी हैं, इसके ये एडवांटेजेस हैं, इसमें फिगर्स भी हैं, इसमें बहुत कुछ है भाई, सब कुछ है इसमें।
आप इसको परचेज कर लें। ठीक है जी। तो क्या आप वो बुक परचेज कर लेंगे? क्या करेंगे पहले आप? कर लेंगे। अच्छा जी, कर देंगे। तैयबा रहमान बुक कर देंगे। ठीक, और कोई बताए? अनुष? फातिमा नियाज जी? सर नहीं करेंगे। ठीक, क्यों नहीं करेंगे? सर जाहिर सी बात है, वो बोल रहा है कि इसमें ये चीजें मौजूद है, पहले कंफर्मेशन लेंगे उसके बाद ही मतलब लेंगे ना। ठीक, तो ये कंफर्मेशन या एडवाइस आप किससे लेंगे? आप किससे सजेशन लेंगे? सर अपने सीनियर से। अच्छा, सीनियर से क्यों लेंगे? सीनियर तो पास आउट होके चला गया, उसको मार्केटिंग पढ़ाने वाला कोई और था, उससे क्यों लेंगे? नहीं नहीं सर, मैं उन सीनियर की बात नहीं, जैसे टीचर्स हैं उनसे। ओके। जाहिर सी बात है, उनको एक्सपीरियंस है और उनको ज्यादा मतलब हमसे ज्यादा नॉलेज होगी, तो वो हमें अच्छा गाइड कर सकेंगे। ठीक, तो इन अदर वर्ड्स आप मुझसे सजेशन लेंगे कि आपके काम ये बुक आएगी या नहीं आएगी, ऐसा ही होगा ना? जी सर। ठीक है जी जी। सर। ठीक जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिशर के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने, अगर हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग और इवनिंग के, तो उन 200 स्टूडेंट्स के ऊपर इंडिविजुअली काम करना होगा, क्योंकि उसने मुझे अप्रोच नहीं किया। जिस तरह से कि मैंने आपको हमारे सेमेस्टर के स्टार्ट में कुछ बुक्स रिकमेंड कर दी थी, अब इस पब्लिशर ने मुझे अप्रोच नहीं किया। अगर वो मुझे अप्रोच करता, मैं एज एन ओपिनियन लीडर हूँ इस क्लास का, मेरा ओपिनियन ज़्यादा वैल्यू रखेगा, इसी तरह से ना। अब अगर वो मुझे डायरेक्ट अप्रोच करता और सिर्फ एक सिंगल बंदे को, एक सिंगल पर्सन को कन्विंस कर लेता अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के लिए, और अगर मैं फिर दिन आपको वो बुक रिकमेंड करता, तो ये ज़्यादा आसान काम था उसके लिए, या बजाय इसके कि वो आप 200 स्टूडेंट्स को जो है वो अप्रोच करता। और आप तब तक उस बुक को नहीं ले सकेंगे तब जब तक कि आप अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ले लें, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको एक श्योरिटी ये चाहिए होगी कि क्या इस बुक की नॉलेज सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में हेल्प आउट आपको करने वाली है या नहीं। ठीक है ना? ऐसा ही होगा ना? जी सर। राइट जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भी, बजाय ये कि यहाँ पे कन्विंस करें, बजाय ये कि यहाँ पे आके प्रोडक्ट को सेल आउट करें, अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, जिस तरह हमारी क्लास की एग्जाम्पल में अगर वो बुक मुझे सेल कर देता, तो मैं 200 स्टूडेंट्स को वो बुक एडवाइस कर देता कि जी ये बुक आपके लिए यूजफुल है, इसी बुक को हम फॉलो करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसके लिए इतना ज़्यादा हर्डल अपनी प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए नहीं होता। राइट। फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ओपिनियन लीडर्स को सबसे पहले रीच करना है, सबसे पहले अप्रोच हमने करना है ओपिनियन लीडर्स को। ओपिनियन लीडर्स से अगर प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाती है, ओपिनियन लीडर्स से प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर ये अपने इस डायरेक्शन में खुद फ्लो करेगी। हमें इसका फ्लो इंश्योर कराना, ये बहुत आसानी के साथ डाउन साइड पे फ्लो करेगी नॉलेज और उसका प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंस। राइट, अगर यहाँ पर ये कन्विंस हो जाते हैं हमारी प्रोडक्ट से तो। जी, तो इस सेशन में हमारे पास 1 मिनट है, हम दूसरा सेशन भी स्टार्ट करेंगे 10 मिनट का। तो यहाँ तक